Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. So we have done our exercise short question answers till 13.6. Now I will resume it from next a short question, that is 13.7. And I hope all of you must have prepared all the previous lectures and all the previous numerical problems you must have practiced. So let's start 13.7. A short question. On reducing the volume of the gas at constant temperature, the pressure of the gas increases. Explain briefly on the basis of kinetic theory of the gases. So आपने kinetic theory of the gases से explain करना है. अब अगर आपने statement को read किया तो आपकी statement से आपके mind में इसकी थोड़ी सी understanding develop हो जानी चाहिए. So हम क्या कह रहे हैं, on reducing the volume of the gas at constant temperature, यानी आप क्या कर रहे हो, गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हो. तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने एक क्या रख दिया है, पिस्टन रख दिया है, एंड द पिस्टन इज मूवेबल. सो हम क्या कह रहे हैं, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसके अंदर जो अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूँ तो आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन को मूव करवाऊँ तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर जाएगा, आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो इसका क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, और आपके पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. तो जैसे ही आप गैस का वॉल्यूम कम करें, इसका मतलब क्या है, अब यानी इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब भी वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, रिड्यूस होगा. इनसाइड द कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस करने से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे, तो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस कम रह जाती है, तो इनसाइड भी आपका प्रेशर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा. और एक लिमिट ऐसी अचीव होती है कि आप प्रेशर को फर्दर यहाँ से आउटसाइड प्रेशर को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते और इनसाइड वॉल्यूम को फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकते. So according to kinetic theory of gases at constant temperature, the average kinetic energy and average speed of the gas molecules remains constant. So when the volume is reduced, जब हम वॉल्यूम को कम करते हैं, the molecules have less space to move. तो यहाँ पे उनके पास स्पेस क्या रह जाती है, कम रह जाती है. As a result, they strike with the walls of the container more frequently. तो वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ मोर फ्रिक्वेंटली, यानी ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ और इधर उधर स्ट्राइक करना स्टार्ट करते हैं. दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड. सो आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ और वॉल्स के साथ जब कोलाइड करती हैं तो इनकी कोलिजन क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है. सो द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड जो होता है, हमारे पास गैस का प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है. Next, last short question है, how does the balance between gravitational force and internal pressure determine whether a star expands or contracts during its evolution? तो हमें कह सकते नहीं, दो फोर्सेस है, एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इंटरनल प्रेशर है. ये कैसे डिटरमिन करता है कि स्टार आपका एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन, जब वो आपके पास इवॉल्व होता है, जब बनता है. सो स्टार इज एक्टेड अपॉन बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस. दो तरह की होती हैं, एक ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो क्या करती है, पुल करती है स्टार मैटर इनवर्ड, यानी जो आपके पास यहाँ पे नेब्यूला है या डस्ट है. सो कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, इनको अपनी तरफ इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या करती है, इन डस्ट पार्टिकल्स को पुल करती है, टेंडिंग टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा क्या होता है, इस जब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो यहाँ पे इंटरनली एक इंटरनल प्रेशर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये हॉट गैसेस होती हैं और अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है. तो क्या करता है, ये प्रेशर इसको बाहर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करता है, यदि आउटवर्ड निकल रहा हो. ओके, टेंडेंट टू मेक इट एक्सपैंड. अब होता क्या है, द स्टार बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन बैलेंस बिटवीन दीज फोर्सेस. अगर इंटरनल प्रेशर इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर पुल कर रही है और इंटरनल प्रेशर भी कितना है, 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, एक दूसरे के इक्वल है, तो स्टार क्या रहता है, स्टेबल रहता है. लेकिन इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए ग्रेविटी से, तो स्टार आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, आउटवर्ड एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है. और अगर ग्रेविटेशनल पुल अंदर की ग्रेटर हो, इंटरनल प्रेशर कम हो और ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाए, तो स्टार क्या होता है, छोटा होता है और क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके पास.
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है ये आपको पता चाहिए। 0 केल्विन होता है या -273.16 डिग्री सेल्सियस, हम इसे कहते हैं 0 केल्विन को कन्वर्ट करें। सो नियर एब्सोल्यूट जीरो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, बिकॉज द थर्मल मोशन इज नियरली स्टॉप। तो मॉलिक्यूल्स का जो थर्मल मोशन होता है ना, यानी ये हम कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंचते हैं तो आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। सो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मोशन बिल्कुल स्टॉप होकर जीरो हो जाता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है। द मॉलिक्यूल स्टिल पोजेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13.2, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। तो एमसीक्यूज को डिस्क्राइब करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन अगर हम ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 k। ये क्या है? के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 300। तो कितनी आती है? 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। अब हमारे पास गैसेस कौन सी है? वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज नाइट्रोजन। क्या यहाँ कहीं इनका मास यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा। क्या यूज हो रहा है? टेम्परेचर यूज हो रहा है। तो क्या होगा? बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स have same average kinetic energy because it depends only on temperature। क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या होगी? उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी दोनों गैसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर अ गैस enclosed in a sealed container है हमारे पास। पर व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंजेस। तो आपने क्या लिया? एक सील्ड कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। हमने क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। पॉइंट नंबर ए, अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को क्या कर दें? डबल कर दें, तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? तो अब हम आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें एन आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। सो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी। सो हम ले लेते हैं इनिशियली T1 पीवी की इक्वल है, और आप क्या करते हो? प्रेशर और वॉल्यूम को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? T2। इन दोनों का रेशियो ले लें, T2 डिवाइड बाई T1। 2 2 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 PV डिवाइड बाई पीवी। पीवी से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 4। यानी टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1, यानी 4 टाइम्स होगा इनिशियल टेम्परेचर के। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। आगे हम इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में वो कहते हैं अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर दें और प्रेशर को ट्रिपल कर दें तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं? अगर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं? हाफ, और प्रेशर को क्या करते हैं? ट्रिपल। सो T1 तो वो पीवी ही है, T2 क्या है आपके पास? 3P इंटू हाफ पी आ गया। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अगेन मैं रेशियो लूँ, 3P इंटू हाफ पी, तो 3/2 पीवी, और नीचे भी क्या है? पीवी। पीवी से कैंसिल हो जाएगा, तो T2 डिवाइड बाई T1, या T2 इज इक्वल टू 3/2 T1 होगा हमारे। तो टेम्परेचर बिकम्स 1.5 टाइम्स हो जाएगा। 3/2 को हम 1.5 भी कहते हैं, यानी 50% ग्रेटर होगा इनिशियल टेम्परेचर के। इनिशियल टेम्परेचर से 50 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं कि आप प्रेशर को बेशक 3 टाइम्स इंक्रीज करें, वॉल्यूम को हाफ करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल इक्वेशन टेम्परेचर फिर भी क्या हो रहा है आपके पास? इंक्रीज ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13.4, इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग? एक्सप्लेन। क्या ये पॉसिबल है कि आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर लें, आप उसको हीट ना करें, यानी आप कोई उसको स्टोव के ऊपर नहीं रख रहे हैं, आप उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है वाटर को बॉयल करें? यस, इट इज पॉसिबल टू बॉयल द वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। अब हम इसकी रीजन स्टडी करेंगे।
Water boils when its vapor pressure becomes equal to external pressure acting on its surface. जब उसका vapor pressure जो होता है वो हमारे पास equal हो जाता है external pressure के. So अब क्या होता है, at normal atmospheric pressure water किस पे boil करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. However, if the external pressure is reduced, ये हमारे पास रीजन है. अगर हम external pressure को क्या करते हैं, कम करते हैं, then the boiling point of the water also decreases. We can, when the pressure is lowered sufficiently, the boiling water becomes equal to room temperature. अगर आप उसका external pressure कम करते हैं तो water क्या हो सकता है, boiling जो हो सकता है, water की boiling start हो सकती है room temperature पे. अब आप एक्सटर्नल प्रेशर, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कैसे कम करें. विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप्स एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके वाटर को रूम टेम्परेचर पर बॉयल करवाया जा सकता है. देन यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है 13.5. एक्सप्लेन हाउ ड्रॉप ऑफ द इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव. यानी ये देखें, एक बीकर ले लिया, इसमें आप क्या फेंक रहे हैं, drops of ink. You are just putting drop of inks in it. So what will happen, क्या होगा अगर आप देखें ना, imagine, just imagine, और just take a beaker of water. घर में कांच का गिलास ले लें, उसमें पानी डालें और उसमें आप आपके पास इंक होगी, उसके कुछ जो है फ्यू ड्रॉप्स जो है वो उसके अंदर आप डाल दें. ठीक है. सो जस्ट एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट. सो क्या होगा उसके बाद, आप स्लोली देखें कि प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू रहता है और एट द एंड इंक कैसे स्प्रेड हो जाती है पूरे पानी के ग्लास में. ठीक है. सो when we drop when a drop of ink is added to a beaker of water, it gradually spreads throughout the water. वो क्या करती है, वाटर में स्प्रेड करती है until the color becomes uniform. This process is called diffusion कहते हैं. And according to kinetic theory of the water, the molecules of water and ink are in continuous motion. As a result, the ink molecules move from region of higher concentration to the region of lower concentration. So this movement continues until the ink is evenly distributed throughout the water. Okay students, so यहाँ तक थे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन. सो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया है. एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है और अगर आपको किसी एग्जांपल में कंफ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.